नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रोजाना के बड़ी बहस में आप लोगों के साथ। बहस इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ चर्चा होती है और इसका कोई सार्थक नहीं निकलता है। रोजाना रात 8 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूं और उस पर बात करता हूं उन खबरों को जिन खबरों पर बात करने से शायद सभी लोग कतराते हैं, लेकिन उस खबर पर हम आपके साथ बात करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उम्मीद करता हूँ। आज की चर्चा हमारी इस विषय पे है कि जो अमित शाह की ओर से जो इंटरव्यू दिया गया आज, उसी को लेकर के थोड़ी सी चर्चा है। क्योंकि इसको लेकर मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि शायद आपने वो बात ध्यान नहीं दी होगी जो मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि इंटरव्यू में आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया होगा, जिस बात को आपको ध्यान देना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। आपने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन मैं आपको उस पर उसकी ओर आपको रुख जरूर कराऊंगा कि आप उसको जरूर देखें। आज अमित शाह का इंटरव्यू था और इंटरव्यू भी एक टॉपिक पर होने लगा है। इसी को लेकर के मेरा सवाल खड़ा होता है कि क्या इंटरव्यू भी टॉपिक पर होता है? इंटरव्यू देने वाले के ऊपर तय होता है कि वो इंटरव्यू में क्या बताना चाहता है, या इंटरव्यू लेने वाला तय करेगा कि उससे क्या सवाल पूछना है? जो भी उसके पास में जिम्मेदारी है, उस सवाल का जवाब उसको देना होगा। लेकिन अभी यहाँ पर इंटरव्यू के दरमियान ये कहा गया कि नहीं, जब चीन पर सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने ऐसे कह दिया कि जैसे इस मुद्दे पर मैं अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे ये चर्चा जो है, जो हमारा इंटरव्यू है वो इस पर नहीं है। ये चर्चा हमारी जो है वो चर्चा हमारी है कोविड-19 में, दिल्ली में, ताकि दिल्ली की ओर डरे ना। अगर आपको इस तरीके की बात करनी है तो आप प्रेस रिलीज कर दीजिए, एक वीडियो बना के अपने डाल दीजिए, जिससे दिल्ली वासियों को कोरोना से जो डरे हुए सहमे पड़े हैं और आपके बात कहने से वो डरना बंद कर देंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए। आपके पास आंकड़े नहीं होते हैं तो आप सही तरीके से इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं। तो आज अमित शाह से जब एएनआई की जो एंकर हैं वो पूछ रही थी तो उनसे उन्होंने आंकड़े काफ़ी कुछ दिए। अंत में उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मैं गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रही हूँ और ऐसा इंटरव्यू भी कभी लूँगी कि जिसमें मैं अमित शाह पॉलिटिक्स के बारे में कम बात करेंगे और आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। और आपने इतने सारे आंकड़े दे दिए, इतने तो शायद वेबसाइट पे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, आप पूरा इंटरव्यू हमारे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, हमारे इस पेज पर भी, मेरे लाइव से पहले आपको लाइव मिल जाएगा। उसमें जब जब अमित शाह आंकड़ों की ओर देखते हैं, आंकड़ों की बात बोलते हैं, तो उनकी आंखों की नजरें देखिएगा। वो नजरें उनकी किस तरफ होती हैं? उनकी नजरें एंकर इंटरव्यूअर की तरफ नहीं होती है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उनकी नजरें किसी तरफ है। इसका मतलब वहां पे कोई स्क्रीन लगी जहां पर डाटा दिखता है। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं कि डाटा आप देख रहे हैं। डाटा किसी को पूरी तरीके से याद नहीं होता है, लेकिन आप उस चीज को मानिए। आप ऐसे मत रिएक्ट कीजिए कि आपको याद है, आपको पता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी इंटरव्यू आप लोगों को याद होगा, जो इस चुनाव से पहले इंटरव्यू लिए गए थे, जो एक बड़े पत्रकार हैं दीपक चौधरी इंटरव्यू है, तो उसमें सवाल लिखे हुए दिख गए थे। तो इंटरव्यू भी अगर प्लानिंग से होने लगेगा, प्लान्ड इंटरव्यू आप करने लगेंगे, तो कैसे आप वो बातें निकल के आएंगी, कैसे पत्रकार को वो बातें समझ में आएंगी? अगर एएनआई की मैं बात कर लूँ, जो बहुत बड़ी वीडियो एजेंसी है, वहाँ पे आज जो एंकर ने किया, तो आप एएनआई को देते हैं इंटरव्यू। और कभी भी एएनआई ने क्या किसी और लोगों का भी इंटरव्यू लिया? कभी उसने अरविंद केजरीवाल का भी इस तरीके का इंटरव्यू किया? या कभी भी वो और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी ऐसे इंटरव्यू के लिए बुलाती है? तो इस तरीके से जो सरकारी इंटरव्यू होता है, तो एएनआई भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के साथ में चल रही है। और इंटरव्यू में पूरी तरीके से बताया गया कि अमित शाह ने कहीं भी पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने केजरीवाल की भी तारीफ की और उन्होंने राहुल गांधी पर नाम ना लेते हुए भी उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जैसे कुछ वक्र दृष्टा होते हैं, जो लोग कभी भी कुछ भी काम, सीधी लाइन को भी टेढ़ी देखते हैं, तो उसको उन्होंने उनको कह दिया और भी बहुत चीज़ें की। और जब इनसे कहा गया कि भारत चीन में, आज की तारीख में बताइए, क्या चीन भारत के सरहद में घुसकर आके बैठा है? तो अमित शाह ने कहा कि देखिए स्मिता जी, हमारी जो चर्चा है, हमारा जो इंटरव्यू है, वो आज कोविड-19 पे इसलिए है ताकि दिल्ली वासियों के जो डर बैठा हुआ है वो डर खत्म हो जाए। तो आप इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू देने आया है, वो तय करेगा कि सवाल क्या पूछा जाएगा, वो तय करेगा कि विषय क्या होगा। क्या इंटरव्यू देते वक्त में ये विषय तय होता है? क्या इंटरव्यू में भी अब टॉपिक तय की जाएगी? इसी पे मेरा ऐतराज है कि इंटरव्यू का टॉपिक पे होने लगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉपिक पे होता है कि आज हम कोविड-19 को लेकर के, दिल्ली के पैंडेमिक में, दिल्ली में जो फैला हुआ है, दिल्ली में जो लोगों के अंदर डर बैठ रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। तो इस पर जुड़िए और इस पर सवाल कीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन इंटरव्यू भी अगर इस तरीके से होगा कि नहीं भैया आज हम
कोविड-19 पे ही बात करेंगे, नहीं आज हम इंडिया चाइना में बात करेंगे, नहीं आज हम इंडिया नेपाल में बात करेंगे। तो इस तरीके से तो मेरा इसीलिए मैंने आज का आपको शीर्षक भी यही दिया है कि ये ध्यान नहीं दिया होगा आपने, पक्का मैं कह रहा हूँ कि ये ध्यान नहीं दिया होगा। आप अमित शाह का इंटरव्यू एक बार फिर से देखिएगा और जब जब वो आंकड़े बोल रहे हैं तो उनकी नज़रें आप देखेंगे कि कैमरे से इधर उधर होती नजर आती, मतलब उनकी नज़र कहीं और होती जहाँ से वो आंकड़े देख रहे होते हैं। किसी को भी आंकड़े नहीं याद होते हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम साबित करने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जाता है। चाहे नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आपको 2019 के चुनाव से पहले का इंटरव्यू देख रहे हो, उसमें सवाल लिखे हुए सामने आ जाते हैं, कविता लिखे सामने आ जाते हैं। इंटरव्यू और सवाल ये पूछ रहा होता है कि आप आम खाते हैं तो कैसे काटते हैं, काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं तो उसमें पैसा कितना रखते हैं, तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। तो इस सब तरीके से आज अमित शाह का इंटरव्यू ऐसे ही था कि मतलब इस चीज़ को देखने पे बहुत चीज़ें आपको और चीज़ें होंगी। तो इस पर कोई सवाल है तो आप बताइए, अगर आपने भी कोई पॉइंट ध्यान दिया है अमित शाह के इंटरव्यू तो बताइएगा मुझे, वो भी कमेंट में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं देश में, भारत देश में इस समय जैसे चीन का बहिष्कार हो रहा है, सभी कह रहे हैं देश में कि चीन का बहिष्कार हो, चीन के सामान का बहिष्कार दें और चीनी कंपनियां बहिष्कार कर दें। तो एक ब्लॉगर हैं ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया है, ट्विटर में उन्होंने बताया है कि चाइनीज कंपनियों की तरफ से पीएम केयर फंड में कितने कितने रुपए दिए गए हैं। तो उन्होंने बताया कि जियोमी जो है वो 10 करोड़ दिया उसने, हुआई ने 7 करोड़ दिए हैं, वन प्लस ने 1 करोड़ दिया है, ओप्पो ने 1 करोड़ दिया और टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस आंकड़े को हम मान लेते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए किया जाएगा। तो बहिष्कार करने का मतलब अगर ध्रुव राठी ये बताना चाहते हैं कि ये गलत हुआ है, उनसे पैसे लिए गए हैं, तो ये थोड़ा गलत मामला है। वो हमारा बिजनेस कर रहे थे और जब से चीन का अब हुआ है तो वो लोग भी इसमें हेल्प कर रहे थे, मानवता के नाते लोग हेल्प करते हैं। तो ये ध्रुव राठी की इस बात से मैं समर्थन नहीं करता कि ये गलत है कि चीन दे रहा था, वो चीनी कंपनियां दे रही थी, वो हमारे देश में बिजनेस करती हैं, हमारे ही यूजर से पैसा कमाती हैं, तो उस वक्त दे रही थी। आज जब ये मामला फैला है तो आज के वक्त में इन्होंने नहीं दिया है, पहली बात तो ये बात समझ लीजिए। ध्रुव राठी जो लिखते हैं तो इनके लिए भी मैं बता दूं कि आज तो नहीं दिया ना पीएम केयर फंड में, जब दिया था तब चीन का मुद्दा नहीं चल रहा था, तो अब क्या पैसे लौटा दिया जाए? नहीं, तो हमारे देश में जब तक जो प्रोडक्ट आ गया हम वो भी नहीं लौटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नए प्रोडक्ट खरीदने की और नई चीजें खरीदने को लेकर के हम चाहते हैं कि उस पर ना बात करें। अब ये दूसरी बड़ी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नेपाल की जो ओली सरकार है उसने कहा है कि भारत सरकार ये साजिश कर रही है कि हम मेरी सरकार गिर जाए। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत की तरफ से नेपाल जाने वाली सारी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और नेपाल की स्थिति फिर से वही स्थिति हो गई है कि वहां पर तेल की कीमतें काफी आसमान छू रही हैं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। ऐसे में जनता के बीच में आक्रोश आएगा। वहां कई सारी सोशल मीडिया वीडियो आती है, जो वहां के भी समर्थक लोग होंगे, वो लोग भारत को कई तरीके से गालियां दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गलती तो आप ही की है। हमने तो आपके ऊपर कोई हमला किया नहीं, हमने तो आपसे कभी कोई डांटा नहीं, हमने आपको हमेशा अपना दोस्त मांगना, अपना अनुज माना, लेकिन अगर आप इस तरीके से हरकत करेंगे तो आपको उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है ओली साहब, तो ओली साहब आप समझ लीजिए कि पहली बात तो आपको कभी भी ये सोचना चाहिए जब भारत से आप पंगा लेने के लिए आ रहे हैं, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, जो इतिहास से चला आ रहा है, जिस तरीके से देश का सीमा का अपना, और उसको नए तरीके से आप विवाद करते हैं किसी कहने, तो जिससे आपने कहा था तो उससे कह दीजिए, वो आपकी सरकार बचा ले। आप जिस ड्रैगन के भरोसे आकर के भारत से आंख दिखाना शुरू कर दिए थे, तो उसी ड्रैगन से कहिए वो आपकी सरकार बचा ले, आपको फ्री में खाना देना शुरू कर दे। आपके देश जो आपकी सरकार जो महंगाई की वजह से गिरने के कगार पे है, उसको कहिए उसको बचा ले, क्योंकि इस तरीके से जैसा माहौल बनाया गया। देखिए यही कहते हैं कि आपकी दिमाग की जो है, आपकी बुद्धिमानी जो है इसी में है कि आप ये समझिए कि आपको क्या करना है, देश की भलाई किसमें होती है। आप खाली एक चाटुकारिता करने के लिए आप कहीं चले जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बात होती हैं। तो ये तीनों मुद्दे मैं इसलिए तीनों को एक साथ मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अमित शाह का चाहे इंटरव्यू हो, चाहे ध्रुव राठी का, और ट्वीट हो कि चीनी कंपनियों के द्वारा दिए गए डोनेशन जो है पीएम केयर फंड में, और तीसरा जो ओली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कैसे दिया जा रहा है, ये हमें सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। तो तीनों खींच है। इस तरीके से जो मामले हैं, एक कहीं दो मामले चाटुकारिता को लेकर जुड़े हैं, तो ध्रुव राठी का मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब इस वक्त में अपने आप का फायदा उठाना चाहते हैं इस बात को लेकर के कि आज चाइना बाइकाट चाइना चल रहा है, तो हम ऐसी कुछ चीजें डाल दूं जिससे लोगों को अच्छा लगे, ये चीज पसंद है कि अच्छा चीनी कंपनियों से भारत सरकार ने पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपए लिए हैं पीएम केयर फंड में। अरे भैया तो ये भी तो बता दो किस वक्त दिए गए हैं, किस वक्त दिए गए हैं, इस बात का भी चर्चा होना चाहिए। उस वक्त में हमारा चीन के साथ में ऐसा बहिष्कार नहीं चल रहा था बाइकाट किया जाए, और उस वक्त में क्या ध्रुव राठी ये बताएंगे उन्होंने कोई चाइनीज सामान नहीं खरीदा था? जिस तरीके से ध्रुव राठी ने इस बात को लिखा है, इस बात को ट्वीट किया है, क्या वो ध्रुव राठी ये बताएंगे कि उन्होंने अब तक कोई सामान ऐसा नहीं खरीदा तो उस वक्त में चाइना से? जिस वक्त में जियोमी और ये सारे वन प्लस सेट बेचे जा रहे थे, उस वक्त में क्या उन्होंने चाइना का बहिष्कार कर दिया था? तो उंगली उठाने से पहले किसी के ऊपर अपने ऊपर भी ध्यान रखिए कि आपके पीछे भी आपकी 4 उंगलियां आपके ऊपर खुद उठती हैं। तो
सोचा, पहले अपना पालन कीजिए, क्योंकि कथनी में करने से पहले करके दिखाएंगे तो दूसरे पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अन्ना हजारे बनने की कोशिश मत कीजिए। अन्ना हजारे ने पहले खुद किया है, उन्होंने खुद के गांव को डेवलप किया, गांव की विकास किया, उसके बाद आके दिल्ली में धरने बैठे थे, तब देश उनको सुन रहा था। तो इसी तरीके से पहले ऐसे ही मत मामले बैठिए। मैं इसलिए चाइना के विरोध को लेकर के ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं चाय की, तो चाय भी चाइना की बनी हुई है, ये चाय भी चाइना की बनी हुई है, तो इसका बहिष्कार तो नहीं कर देंगे। तो अब आप कहेंगे कि चाइना का चाय तो पी रहे थे दिनों से, चाइना का बहिष्कार किया जाए चाय, तो ये सब चीज़ें बेवकूफ़ियत की बातें मत कीजिए भाई। चाहे जो आप ब्लॉगर, आप बड़े ब्लॉगर हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आपको यूट्यूब पर 3 मिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं, लेकिन इसके बाद आप ऐसी बातें करेंगे, आप लोगों के अंदर द्वेष लाना चाहते हैं, आक्रोश लाना चाहते हैं। आपका मकसद क्या है? इस तरीके का मकसद नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं वो चीज़ें लोगों को दिखनी चाहिए। आपने कह दिया जियोमी ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, लेकिन ये तो बताइए उन्होंने कब दिया था? क्या उस वक्त में चीन हमारे सीमा में घुस आई थी? क्या उस वक्त हमारे 20 जवानों के ऊपर उसने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे? तब की बात मत कीजिए। अब क्या परिप्रेक्ष्य है, अब क्या परिदृश्य है, अब क्या चीजें हो रही है, उस चीज को ध्यान दीजिए। अब सरकार क्या कर रही है, उस बात पे कहिए, कि अब सरकार क्या एक्शन ले रही है, उस पर फैक्ट लाइए, इस पे मत लाइए। तो ध्रुव राठी में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये चीज़ें आपको ऐसे बहुत यूट्यूबर आपको बगलाने की कोशिश करते हैं, मैं उस मुद्दे पर नहीं करूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल नहीं, वो न्यूज़ नहीं है। खैर आज के न्यूज़ चैनल भी आप लोगों को बहुत चीज़ें, गलत चीज़ें बताते रहते हैं। तो अमित शाह का इंटरव्यू देख लिया, अब एक और दुखद खबर, उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। कल उत्तर प्रदेश के 12वीं और 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे आए, और इसमें सबसे दुख की बात यह है कि जो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा बेल्ट माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 8 लाख परीक्षार्थी अपनी हिंदी भाषा में ही फेल हो गए हैं। मतलब हिंदी अनिवार्य होता है, उसमें पास अंक लाना बहुत जरूरी होता है। आइदरली आप किसी विषय में डिक्टेंशन लेकर टॉप भी कर जाए तो भी आप फेल होंगे। तो नतीजा ये आया कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख छात्र हिंदी विषय में फेल हो गए हैं। इंटर में हिंदी में फेल होने छात्रों की संख्या पिछले साल से कम हुई है, लेकिन इस साल हाई स्कूल में पिछले साल से संख्या ज्यादा बढ़ी है। तो ये हिंदी भाषा में जो फेल हो रहे हैं 8 लाख की संख्या, अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड में हिंदी परीक्षा में छात्र फेल होते हैं, तो जिस हिंदी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रही है सरकार, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, हिंदी दिवस 14 सितंबर में बड़ी बड़ी पेने तोड़ दे रहे हैं लोग, वो लोग को बड़ा सवाल जवाब देना पड़ेगा कि 8 लाख बच्चों को हिंदी मजबूती नहीं है, इसको लेकर शिक्षक कैसे मजबूत होगी? पहली बात तो शिक्षा मजबूत नहीं है, दूसरी बात यह है कि आपकी जो मदर टंग जिसे कहते हैं, हालांकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऑफिशियली राष्ट्रीय भाषा नहीं है, फिर भी हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और हिंदी भाषा का सबसे बड़ा बेल्ट होने के नाते उत्तर प्रदेश के ऊपर ये दबाव है कि उसके यहाँ हिंदी अच्छी भाषा बोली जाए और हिंदी के लोग अच्छे लिखने वाले, बोलने वाले हों। तो ये चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात का दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश जहां पे हिंदी को लेकर के बड़े बड़े लोग हुए हैं, हिंदी की बातें की गई, यूपी और बिहार में जहाँ पे हिंदी का सोर्स माना जाता है, जहाँ से हिंदी को बताया गया, हिंदी जहाँ से निकली और हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं, वहाँ पर ये नतीजे आते हैं तो काफ़ी दुख करते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं इसलिए इस पर जुड़ता रहता हूँ। महमूद आलम जी कह रहे हैं कि यस, अगर वो मेरे बात सहमत है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद आलम जी, क्योंकि अब देखिए हम जो बात करते हैं वो बात आपको, वो खबर आपको चैनल पर नहीं दिखेगी, और हम भी आपको यही बताएं कि चाइना 3 किलोमीटर पीछे खिसक गया, फला ये हो गया, अमित शाह ने आज भाई साहब चीन के खिलाफ ऐसी बात बोल दी इंटरव्यू में कि उस चीन के रूह कांपने लगे। तो ये सब बात नहीं करेंगे, हम सच बात करेंगे। आप देखिए क्या हुआ इंटरव्यू में, आपको जो तस्वीर मेरे स्क्रीन पर दिख रही है वो यही साबित करे कि इंटरव्यू इधर नहीं बैठी थी, लेकिन इधर आंकड़े लिखे थे तो आंकड़े वो देख रहे थे। तो आपका इंटरव्यू प्लान्ड होता है, आप इंटरव्यू तय करके आते हैं कि आपको किस बात का जवाब देना है, किस बात को आपको नहीं जवाब देना है, ये आपका तय होता है। मतलब इंटरव्यू देने का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है कि इंटरव्यूअर को भी पता नहीं है कि उसको क्या जवाब, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको सब चीज़ तैयार करनी पड़ती है। और यहाँ पे अमित शाह एकदम पूरी तरीके से बोल रहे नहीं, मैं भारत चीन के सवाल पे अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, उसकी ब्रीफिंग की जा रही है, और अगर मेरा रोल आता है, मतलब फिल्म चल रही है, जब मेरा रोल आता है तो मैं कहूंगा भाई आप गृह मंत्री, आपका रोल आता है क्या? आपका रोल तो है ही है, आप तो अहम भूमिका में हैं, आप तो लीड प्ले कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं मेरा रोल आता तो मैं आके बोलूंगा। मतलब क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कोई तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं इसलिए ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे लोग, मेरे मित्र कह रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे दर्शक मुझसे कह रहे हैं ये चीज़ कि आप बिल्कुल सही टॉपिक उठा रहे हैं। शायद इस विषय पर अभी तक किसी ने बात नहीं किया होगा, आपको बाद में
बहुत सारे लोग इस पर बात करते हुए मिलेंगे, आपको मीम्स बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन मीम्स बनाने से बात नहीं होगी, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, लोगों तक ये समझना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू होता है, सरकार इंटरव्यू तो करती है, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरीके से करती है कि जिस तरीके से उसका प्लान सेट होता है, बोल के निकल जाती है, लोगों को जवाब नहीं दिया जाता है। लेकिन कभी मीडिया वार्ता इस तरीके से किया जाए जहां मीडिया आजादी से पूछ सके, वो सवाल पूछने का अधिकार मीडिया के अंदर नहीं है। अगर सवाल पूछता है तो उसके साथ में फिर से वही ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आप राष्ट्रद्रोही हो। चाहे वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के सपा का प्रदर्शन में जब लाठियां भाजी गई थी, और चाहे वो कांग्रेस की तरफ से कुशीनगर लखनऊ में भी प्रदेश अध्यक्ष जो थे अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से देश में इस समय लोकतंत्र को लेकर के, जो आपातकाल को लेकर अमित शाह ने ट्वीट किया था कि देश को नागरिकों को भूलना चाहिए कि ये लोकतंत्र सबसे बड़ा प्रहार था और देश इस समय बहुत बड़ी गलती थी। तो आज के वक्त में जो लोकतंत्र में हो रहा है, मैं आज आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी ऐसी कार्रवाई करके मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, मेरे ऊपर भी एक्शन ले लिया जाए। तो मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मुझे लोकतंत्र पर भरोसा और आप लोगों पर भरोसा है। कोई सरकार यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से। मैं जो चीज़ें गलत लगती है मैं वो चीज़ बात करता हूँ। अगर सरकार के अंदर हिम्मत है, सरकार के किसी भी मुलाजिम के अंदर हिम्मत है, वो आके मुझसे चर्चा कर ले, मुझे उस पर बात कर ले, मैं उस पर ही बात करने को तैयार हूँ। तो आज अमित शाह का इंटरव्यू पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड लग रहा था और स्क्रिप्टेड होता भी है, चलिए ठीक है मान लिया उसको, लेकिन ऐसे तो ट्रीट मत कीजिए ना कि आपको जैसा लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता आइंस्टाइन की माइंड लेकर के आए, आप एक एक आंकड़े मतलब एग्जैक्ट आंकड़े आप बता रहे हैं, और एंकर इतनी तारीफ में आपके लिए आपकी बातों से इतना मंत्र मुग्ध हो जा रही है, वो कह रही कि मुझे लग ही नहीं था कि इतना। अमित शाह जी आपने जो डाटा बता दिया वो डाटा तो वेबसाइट पर भी नहीं पढ़े हैं, तो अमित शाह क्या डाटा लिख करके जेब में घूम रहे थे अगर वेबसाइट पर नहीं पढ़ी है? तो ये सब तरीके चाटुकारिता के इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू का मतलब होता था कि पूरा देश और दुनिया देखती थी, और आप इंटरव्यू करते हैं। आप लोग से बात करते हुए मेरी चाय ठंडी हो गई। तो इस तरीके से जो बातें करते हैं, इस तरीके से जो चीज़ें करते हैं, आप बात करते हैं कि परिवारवाद चलती रही। मैंने आपको आपातकाल के दिन ही बताया था, आपातकाल से इंदिरा गांधी की कांग्रेस अलग हो गई थी और एक कांग्रेस अलग हो चुकी थी, और आज के वक्त में जो अस्तित्व में है कांग्रेस, वो इंदिरा गांधी कांग्रेस है, जहां पर गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष होगा और उन्हीं के परिवार का व्यक्ति ही तय करता है, वही परिवार तय करता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस चीज़ को लेकर बार बार कहने की जरूरत नहीं है, इसी बात को लेकर आप कितनी बार कहेंगे, इसको दुनिया जान गई, उसने उनको इग्नोर कर दिया, उनको दरकिनार कर दिया, उनको हरा दिया। अब आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है, तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो चुनाव लड़ते हैं वो किस पे लड़ते हैं, किस बात पर उनको टिकट दी जाती है, क्या योग्यता उनकी? किसी के भी बेटे जो भी हैं वो लड़ रहे हैं। अमित शाह के बेटे को जो बीसीसीआई का सचिव बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? यही बता देगा परिवारवाद ये नहीं है, तो क्या वो परिवारवाद है? तो ये है कि वहाँ पर एक परिवार की चलती, यहाँ पे कई सारे परिवार हैं जिनके परिवार इससे भरण पोषण हो रहा है, उनका अपना 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 अस्तित्व बनाते जा रहे हैं। तो इंटरव्यू टॉपिक पर होते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े हिंदी बेल्ट में बच्चे 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं, और चाइना बाइकाट, चाइना को लेकर तथा कथित कुछ लोग ऐसी ऐसी चीजें ट्वीट करते हैं जिसका वास्ता आज के समय परिप्रेक्ष्य से नहीं है, पुरानी बातों को लेकर के आप उठा दिया जाएगा। अब बता दिया जाए कि भैया ओप्पो को तो भैया इंडियन क्रिकेट टीम ने जर्सी खरीद रखी है, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी क्यों खरीद रखी है भैया ओप्पो ने, वो भी चाइनीज है। तो ये सब चीजें आप कुछ मत कीजिए, उस वक्त ऐसे माहौल नहीं थे, अब माहौल बना है, अब ऐसा बना है, अब इस पर विचार किया जाएगा। अब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा हो, अब नई बार में नीलामी की जा रही हो इंडियन क्रिकेट की जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को, और तब उसको ओप्पो या वीवो को दे दिया जाए, तो आप आपत्ति कीजिए। पहले क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हमारी इस पे होनी चाहिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी देश के परिस्थितियों में क्या किया जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि अभी भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है चाइनीज प्रोडक्ट पर, जो भी आएगा वहां से यहाँ पर उसको एक कस्टम ड्यूटी डालनी पड़ेगी। उसकी वजह से अब आप देख रहे हो चाइनीज फोनों की कीमतें महंगी भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी 80% भी लगा देंगे तो भी उनकी वो कीमतें पड़ेंगी जिस कीमत में आपके यहाँ पे सेट कंपनियां कोई नहीं दे पाएंगी। और जो अमेरिकन और ताइवान और इन सब कंपनियों की बात करते हैं, उनकी कंपनियों के फ़ोन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, और जो बेहतर कंपनियों के फ़ोन हैं वो बहुत आम आदमी के बजट से बहुत बाहर हैं, उस बजट तक की आम आदमी फ़ोन नहीं ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन चाइनीज फ़ोनों को लेना उसकी मजबूरी बन जाती है। देशभक्ति होती है, लेकिन जब आदमी घर से दूर होता है और उससे फ़ोन पर अपने घर वालों को बात करनी होती है तो वहाँ पे उसकी थोड़ी देशभक्ति थोड़ी डाउन हो जाती है और वो चाइना का फ़ोन ले लेता है। तो और कई सारी तस्वीरें ऐसी भी नजर आई कि लोग
चाइना का प्रोडक्ट तोड़ने के चक्कर में घर से टीवी निकाल के तोड़ दे रहे हैं, अपने घर अपनी मोबाइल तोड़ दे रहे हैं, अपने घर में रखी कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट उसको तोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी हो गया, ये बहिष्कार नहीं हुआ, ये बेवकूफ़ी हो गया। आपको नए चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना है जिसका ऑप्शन भारत में मेड इन इंडिया में उपलब्ध है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। जिसका विकल्प नहीं है, अब आप उसके बगैर आपको ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे स्मार्टफोन्स है, तो अब देश में आपको ये भी कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि भैया चाइना कंपनी मत खरीदो, ताइवानी खरीद लो, फिनलैंड की खरीद लो, साउथ कोरिया खरीद लो, अमेरिका खरीद लो। क्यों खरीदना भाई, क्यों खरीदना? हमारे देश में क्यों नहीं बन रहा है? हमारे देश में बनाई जाए उस प्रोडक्ट को, तो वो देश में प्रोडक्ट बनाया जाए, आप खरीदिए। अगर आपकी बजट है तो आप थोड़ा सा चाइना को अवॉइड कीजिए, जितना मैक्सिमम हो उतना अवॉइड कीजिए। लोगों के बातों में मत बहक कराइए कि आप अचानक अपने घर की टीवी तोड़ दीजिए। वो आप खरीद चुके, आपका पैसा इन्वेस्ट हो चुका, आपकी खून पसीने की कमाई इसमें लग चुकी है। नए प्रोडक्ट मत खरीदिए। और अगर उसका ऑप्शन है लोकल फॉर वोकल, आज से नहीं, सभी लोग हमेशा से रहे हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अभी सभी लोग रहेंगे। मैंने भी ऐसी कोशिश की है कि अधिकतर चीज़ें जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, लोकल व्यक्ति बेचता है, लोकल प्रोडक्ट होते हैं, उनको खरीदने की ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं। लेकिन मार्केट में जाने पर लोकल के नाम पर केवल सब्जियां और तरकारियां मिलती हैं, और तो कोई लोकल के नाम पर कुछ मिलता दिखता नहीं है। तो मैं सब्जी और तरकारी तो लोकल ही लेता हूँ, मैं वो चाइना का बना नहीं लेता हूँ। मैं नहीं खाता भाई ड्रैगन फ्रूट। अगर इसको चाइना का बहिष्कार आप कहते हैं, इसको बाइकाट चाइना कहते हैं कि मैं ड्रैगन फ्रूट ना खाऊं तो मैं चाइना का बहिष्कार कर देता हूं, तो भैया मैं नहीं खाता हूं। आप मान लो, आपको सो जाओ, मैं लिख दूंगा इसको भी एक पोस्ट कि मैं ड्रैगन फ्रूट नहीं खाता, मैं चाइना का बहिष्कार कर देता हूं। हाँ, लेकिन मैं चाइना का फ़ोन इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मेरे जेब के लिए सही है। तो इस तरीके की चर्चाएं, इस तरीके की बातें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको बहुत तरीके के लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप लोगों का ध्यान हटकाया जा रहा है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपको बेहतर अनुभव होगी। कि जैसे कि अब आप इंटरव्यू देखते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे थे, काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, मतलब मैंने देखा उस इंटरव्यू को और बहुत लोगों को देखा। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने खबर एक्सक्लूसिव पर आप कहते हैं कि आप सरकारी चाटुकारिता नहीं करते, तो आप उनका इंटरव्यू, उनकी रैली, ये सब क्यों काटते हैं? मैं इसलिए नहीं काटता, हमारा चैनल, हमारी कंपनी इसलिए नहीं काटती कि हम उनकी चाटुकारिता करते हैं, हमें उनसे कोई पैसा मिलता है। हम इसलिए काटते हैं, हम उसमें कुछ पॉइंट पकड़ते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं और उस पर आके आपसे बात करते हैं। हम चाहते हैं जनता भी कहे इस चीज़ को। हम किसी सरकार के साथ में नहीं, लेकिन गृह मंत्री अगर बोलेगा तो हमको उसको काटना पड़ेगा, और देश की गरिमा का सवाल है। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री को हमें आपको लाइव दिखाना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। फिर आप फैसला कीजिए। वो गलत कह रहे हैं तो 5 साल बाद आपके हाथ में है चुनाव देने का, आपको वोट करने का, आपको चुनने का, तो आप चुन लीजिएगा उस वक्त में आप हरा दीजिएगा। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री होगा, चाहे वो मनमोहन सिंह होंगे, तो आप तब भी हमारे चैनल पर अगर मनमोहन सिंह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मनमोहन सिंह कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे चैनल पर आप वो भी लाइव देखेंगे। तो हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी सरकार की चाटुकारिता करते हैं। तो दोस्तों, आपको लाइव जो है अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करना चाहिए, चाहे वो आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य की नहीं है। जैसे कि हमने एक दिन चर्चा किया था आपके बाद में कि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता, कि शिक्षा ही आज की सब चीज़ें होती। शिक्षा चूंकि सवाल को जन्म देती है। ये सरकार आपको घर फ्री दे देगी, खाना फ्री दे देगी, आपको सब कुछ फ्री दे देगी, लेकिन आपके एजुकेशन को मजबूत नहीं करेगी, उसकी फ्रीडम उतना फ्री नहीं करेगी जितना उसकी जरूरत होती है। क्योंकि शिक्षा जो होती है वो सवाल खड़े करती है। शिक्षित व्यक्ति सवाल करता है, मूर्ख व्यक्ति आपकी बातें सुन करके मान लेता है, वो केवल एक भेड़ चाल में चल देता है। तो शिक्षित करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। तो शिक्षा पे कभी जोर नहीं देंगे, वो आपको हमें मेहनत करनी पड़ेगी और शिक्षा को जमल करना पड़ेगा। और शिक्षा का बड़ा एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चे हिंदी मीडियम फेल हो जा रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर कहाँ तक की सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे, ये भी बहुत अहम चर्चा के विषय है। इस पर हम चर्चा लगातार करते रहे हैं और इस पर कभी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी अहम टॉपिक पर भी आपके साथ में बात करनी चाहिए तो टॉपिक हमें बताइए। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं अमित शाह या मोदी जी चाइना के मामले पर बोलने से कतरा रहे हैं, पता नहीं क्या प्लान है। हो सकता है कि कुछ भयानक कदम उठाने वाले हों, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। देखिए, ये इस तरीके से मैं तो नहीं कह सकता कि चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, पहली बात तो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि उसको आप ऐसा नहीं कि जब आपका मूड किया, आपको दिमाग खराब हुआ, आप उठे और इमरान खान के पाकिस्तान को जाकर के 2 थप्पड़ मार करके आपने चुप करा दिया, वो चाइना है। इस तरीके से नहीं, आपको रणनीति करनी होगी। और आपको ताज़ा अपडेट दे दें कि चाइना के साथ में सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए अब हर हफ्ते सैन्य स्तर की बैठक होगी, हर हफ्ते बातचीत होती रहेगी, ये व्यवस्था बनाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आप बातचीत का दौर क्या है। अब हो सकता है जैसे वाजपेयी साहब पाकिस्तान के साथ में बातचीत करके संबंध सुधारने की कोशिश करते थे, और जब मोदी जी आए तो उन्होंने
सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उसके बाद में उसकी हिम्मत खत्म हो गई। तो हो सकता है भविष्य में कोई और प्रधानमंत्री भी ऐसा है जो चाइना पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करे, क्योंकि पाकिस्तान से होता है तो तेज तेज आवाज में ये कही जाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, बालाकोट स्ट्राइक कर देंगे, लाहौर तक की खदेड़ के मारेंगे। लेकिन जब चाइना से होती है तो कहते हैं चाइना का प्रोडक्ट बहिष्कार कर देंगे, चाइना की चीजें यहां नहीं आने देंगे, चाइना के नागरिकों को होटल में नहीं रहने देंगे। मतलब जिससे पैसा वो देने वाले हैं। एज रिलेशन कि चाइना का व्यक्ति आता है यहाँ पे घूमने, एज अ पर्यटक यहाँ पे घूमने आता है तो उसको होटल व्यवसायी और वो कह रहे हैं कि हम उसको रहने नहीं देंगे क्योंकि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं चाइना का। अरे भाई वो हमें पैसा दे रहा है। थिंक अबाउट लाइक दैट अ बिजनेसमैन। देश में हमेशा जंग, कोई भी युद्ध या जंग हमेशा भावनाओं से नहीं जीती जाती है, कभी कभी दिमाग से भी जीती जाती है कि दिमाग लगाई जाती है, दिमाग से जीती है। आप सशक्त होइए। अगर उनके चाइनीज लोग आते हैं, आप कहते हैं टूरिज्म ही बंद हो जाए, चाइना के लोग आना ही बंद कर दे यहाँ पे। अरे भाई आने दीजिए, उनका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ खर्चा कर रहे हैं। मैं चाइना के लोगों के यहाँ पे आने ट्राई नहीं करता हूँ, मैं चाइना में बनी प्रोडक्ट के इस्तेमाल का बहिष्कार करना है। समझिए पहले आपको करना क्या, आप कर क्या रहे हैं। आपको चाइना की प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चाइना को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि चाइना का व्यक्ति आकर आपको यहाँ पैसे दे रहा है तो आपको तो नहीं, हम नहीं लेंगे, हम तो देशभक्त हो गए हैं, हम बाइकाट चाइना कर रहे हैं। अरे भैया वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खरीदिए, लीजिए। आप अपने देश से उसको कुछ मत दीजिए, वो देता है ले लीजिए, आप देते हैं, आप अगर वो कुछ देता है यहाँ पर तो आप लीजिए उससे, लेकिन आप मत दीजिए चाइना को पैसे, आप चाइना को मजबूत मत कीजिए। तो इस तरीके से जब करेंगे तो देश मजबूत होगा। ये नहीं बेवकूफियत में। मैंने सुना दिल्ली के होटल्स और जो होटल्स वाले उन्होंने कह दिया कि हम चाइना के लोगों को रुकने नहीं देंगे। रामदास अठावले कहते हैं कि चाउमीन की दुकानें बंद कर दो, चाउमीन खाना बंद कर दो, चाइना का बहिष्कार हो जाएगा। अरे यार, जो चाउमीन का ठेला लगाता है वो क्या चाइना से आया हुआ है क्या? जो चाउमीन का ठेला लगा के बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, वो क्या चाइना से आया हुआ है क्या? उसका बहिष्कार मत करवाइए। गरीब की रोजी रोटी मत छीनिए, उनको तो खाने दीजिए, उनको जिंदा रहने दीजिए। एक तो आप रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, जिसके पास में जो कोई काम धंधा वो भी बंद करवा दीजिए। अब चाउमीन खाने से आप मना कर देंगे तो पता चला बेचारा जो ठेला लगा के चाउमीन बेचता है, जिसका घर परिवार उसी चलता था, वो नहीं खाएगा। वो तो बेचारा खामा खा, न चीन से ला रहा है सामान, न चीन का प्रोडक्ट बेच रहा है, न चीन को जानता भी नहीं पूरी तरीके से, उसको पता भी नहीं है चीन की राजधानी क्या है, उसको यहाँ तक नहीं पता है। और आप कहते चाउमीन मत खाओ, तो उसका तो आपने व्यवसाय बैठा दिया। तो इस तरीके की जो राजनीति, इस तरीके की जो बातचीत की जा रही है, इस तरीके जो आपको बताया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है आप करते चले जा रहे हैं, वो मत कीजिए। चाउमीन खाइए भाई। जो ठेला लगा रहा है वो गरीब है, उसका चाइना से नहीं मतलब है, वो जिनपिंग से सौदा करके नहीं आया है। सी जिनपिंग से उसने किया हो कि हाँ भैया आप मुझे चाउमीन दो, मैं चाउमीन बेचूंगा और ये पैसा वहाँ चाइना जाता है। वो एक गरीब आदमी है, उसके खाने रोजी रोटी का है। तो रामदास अठावले की बुद्धि को तो मैं नहीं समझता, और बुद्धि उनकी मैं क्यों सोचूं? उनको चुनने वालों को मैं सोचता हूँ कि उनको कौन चुनता है, क्यों चुनता है और काहे चुनता है भाई ऐसे नेता को, जिसको यही नहीं पता कि चाउमीन चाइना का है क्या है। अरे कोई चीज कहीं पे प्रोडक्ट हो सकती है। चाय का आविष्कार करने वाला चाइना है, लेकिन आज चाय हम असम में उगाते हैं, दार्जिलिंग में उगाते हैं, चाय का हम पैदावार करते हैं। तो चाइना चाय मेड इन इंडिया भी हो सकता है, आविष्कारक कोई भी हो सकता है, मेड इन इंडिया हो सकता है। ऐसा तो हमने बहुत चीजें आविष्कार नहीं की है, तो क्या हमारे देश में चीजें नहीं हो सकती है? बल्ब का आविष्कार तो हमने नहीं किया, एडिशन नहीं किया अमेरिका में, तो क्या हम बल्ब का आविष्कार बना कर दे क्योंकि अमेरिका ने किया है? नहीं, हम भी बना रहे हैं भाई, हमारे देश में ही बन रहा है। तो वही चीज समझदारी है कि नूडल्स, चाउमीन, मैगी, ये सब चीजें जो बेच रहे बेचारे, उनके दुकानों को बंद करवा के क्या हासिल करना चाहते हैं? मोमोज बेचने वाला का चाइना से क्या संबंध है? आप कह रहे चाइना का मत खाओ, मोमोज चाइनीज है मत खाओ। अरे तो भैया जो चीज चाइनीज वो चीज मत खाओ, मतलब ऐसा नहीं होता है भाई। जो चीजें यहाँ पे चल रही है उनको खाने दीजिए, उनका गरीबों का बिजनेस चल रहा है। एक तो आप पहले रोजगार नहीं दे रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, और भी छीनने की बात कर रहे हैं। लोगों को इमोशनल फूल बनाना बंद करिए, फिल्मों की तरह जो इमोशनल फूल बनाते हैं वो बंद करिए, वो त्वरित मत बनाइए कि अच्छा चाउमीन मत खाओ, ये गलत है। इस तरीके की बातों को वर्गलाइए मत। और जो भी आपको ऐसा वर्गलाता है, जो आपको कह देता है कि जियोमी ने 10 करोड़ दिया, फलाने ने 3 करोड़ दिया, चाइनीज कंपनी ने इतने पैसे पीएम केयर फंड में दिए, किस वक्त दिए थे उस बात को नोट कीजिए। और वो दे के गए हैं, हमने लिए नहीं है। कम से कम शुक्र मनाइए को 10 करोड़ दे गए। उन्होंने हमारे देश से अगर 50 करोड़ कमाए तो 10 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने पीएम केयर फंड में, तो कम से कम कुछ तो पैसे दे के गए हमारे देश में। तो आपको बस देश उनसे पैसे लेने हैं, उनको पैसे नहीं देने हैं, उनको हमें मजबूत नहीं होने देना है, उनको हमें आर्थिक स्थितियों पे कमजोर करने की जरूरत है। उनके लिए नहीं कि हम वो पैसा यहाँ ला के दे रहे देश में, वो हमारे देश का डेवलप करें। हम चाहते हैं कि चाइना के व्यक्ति आके इंडिया में काम करे, क्योंकि इंडिया में काम करेगा तो इंडिया की खाएगा, इंडिया की चीजें खरीदेगा। आप उसको इंडिया का प्रोडक्ट बेचिए, चाइना प्रोडक्ट यहाँ मत आने दीजिए, चाइना प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करने दीजिए। जो इंडिया में बनता है, इंडिया के लोग बेचते हैं, वो चीज खाए पिए। इस तरीके का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन आपको ट्विटर, फेसबुक, फलाना ठिकाना, बड़े बड़े नेता, कम अक्ल बेवकूफ नेता आप लोगों को ऐसी चीजें बता रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये बहुत सही बात कर
कर रहे हैं। ध्रुव राठी को बहुत लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो ध्रुव राठी ने कह दिया कि फलान इतना दिया, इतना दिया, अब आपका विरोध हो गया, अब आपके हाथ में आपकी जियो मनी का फोन है, आप पटक देंगे कि भाई इसने 10 करोड़ दिया पीएम केयर फंड में। अरे यार, ये आप देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं या देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए। आपको बहिष्कार करना है, चीन को हराने, आर्थिक चुनौतियों पर कमजोर करने की जरूरत है कि बेवकूफ़ी करने की जरूरत है? बेवकूफ़ी मत कीजिए। हमें अपना सामान, चाइना का हमारा सामान ले जाके बेचना चाहता है, खुशी से ले जाके बेचे। हम चाइना का सामान नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें मजबूत होना है। हम चाइना का बहिष्कार करते हैं, हम चाइना नए प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, नहीं मंगाएंगे, उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से होगा। हम नहीं जाएंगे चाइना घूमने, हम चाइना का पर्यटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चाइना में नहीं घूमेंगे ताकि हमारे पैसे ना जाए उनके पास में। वो आते हैं यहाँ पे घूमने, उनको होटल देंगे, उनको बढ़िया होटल देंगे, उनके लिए सरचार्ज बढ़ा दीजिए, उनके लिए महंगा कर दीजिए होटल। आम आदमी को आप 3000 में होटल देते हैं, उनको 5000 में होटल दीजिए। भाई इस तरीके से कीजिए चाइना के साथ में अगर आपको ट्रीट करना है तो। सरकारों की लड़ाइयाँ हैं और समझदारी में ही आपकी युद्ध जीते जाते हैं। भावनाओं में लड़ेंगे तो आप राजपूतों की तरह वो चुनाव ऐसे युद्ध हार जाएंगे जो युद्ध जीत सकते थे, क्योंकि उनके साथ इमोशन जुड़ा था। राजपूत इमोशंस पे लड़ता था, राजपूत अपने वसूल पे लड़ता था, लेकिन हर जंग वसूल पे नहीं जीती जा सकती है। कुछ वसूल, अगर आपका दुश्मन आपके साथ वसूल पे लड़ता है तो आप वसूल पे लड़िए। रामायण लड़ी गई थी तो वसूलों पे लड़ी गई थी क्योंकि दोनों पक्ष वसूलों पर लड़ रहा था, लेकिन महाभारत वसूलों पे नहीं लड़ी गई क्योंकि दूसरा पक्ष वसूलों पर नहीं लड़ रहा था। तो वही जरूरत हमें है। अगर आप हमारे साथ वसूल पर लड़ाई करेंगे, आप इस बात पर लड़ाई करेंगे, सही तरीके से लड़ाई करेंगे, तो आपके साथ सही लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप हमारे साथ छल कपट और गैर तरीकों से आपसे लड़ना चाहेंगे तो उस तरीके से आपको लड़ना होगा, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। इस तरीके से नहीं कि किसी बात सुन करके आप आ जाएं। तो मैं दिल्ली में जो होटल एसोसिएशन है, अगर वो मेरे सुन रहे हैं तो आपसे मेरा यही सजेशन है कि आप चीनी नागरिकों के रुकने ठहरने पर प्रतिबंध हटा दीजिए, उनके रुकने दीजिए, उनके लिए पैसे बढ़ा दीजिए ताकि उनको पता चले, उनको यहाँ पैसे ज़्यादा देने पड़े। इस तरीके का माहौल बनाइए। ये मत करिए कि ना कि आप आइए हम चाइना से लड़ रहे हैं। तो ये विषय पे मैं और भी अच्छे से चर्चा करूंगा, इस पर और भी बात आपको बताऊंगा कि बहिष्कार और मूर्खता में फर्क क्या है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बैठ चर्चा करेंगे और आपके साथ इस पर राय भी लेंगे। आपको क्या लगता है वो भी बताइएगा हमें। अजीत वर्मा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भरत प्रधान जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं, बहिष्कार और मूर्खता में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे आपको ध्रुव राठी कहते हैं, जैसे आपको और लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि जियो मनी ने ये दे दिया, फलाना ने ये दे दिया, ढिमकाना ने ये दे दिया, चाइना ने पहले इतना सब कुछ किया है, चाइना ने चाय बनाया था उसको मत पीजिए। कई लोग ऐसा कहते कागज का आविष्कार किया था मत लिखिए। अरे भाई, आविष्कार कोई भी कर सकता है। हमें मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रक्चर, हमने मैन्युफैक्चरिंग करना सीख लिया, हम बना लेते हैं। अब वो चीज़ हमारे देश में बनती है, हमारे देश के संसाधन से बनती है, तो उसको आविष्कार कीजिए, उसको यूज कीजिए। चाय पीजिए, छोड़ मत दीजिएगा चाय पीना कि वो चाइना बनाती है, क्योंकि नहीं तो आप चाय पीना छोड़ देंगे तो असम और दार्जिलिंग में जो चाय उत्पादन करते हैं उन बेचारों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगी। तो ऐसे बेवकूफ़ों की बातें मत सुनिए। जो चाइना से वाकई में आता है, अब देश ने, सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जो चाइना का प्रोडक्ट है उस पर आपको लिखना होगा कि उस देश की ओरिजिन दिखानी पड़ेगी कि कोई भी प्रोडक्ट कहाँ बनी हो, चाहे अमेजन या फ्लिपकार्ट या कोई भी चीज़ कोई सेल करता है तो उसको अपना प्रोडक्ट शो करना पड़ेगा। साथ ही गूगल ऐप या एप्पल iOS स्टोर पे जो भी चीज़ें ऐप मिलेगी उसमें भी कंट्री का ओरिजिन लिखा होगा, उसके हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अच्छा करिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपको मजबूत बनाना है देश को, बेवकूफ़ी में बन के कमज़ोर नहीं हो जाना है। चाइना आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, वेलकम टू यू, आप आइए यहाँ खर्चा कीजिए, लेकिन वो पैसा हमारे देश से बाहर ना जाने पाए, इसकी हमें कोशिश करनी है। हमें चाइना प्रोडक्ट नहीं खरीदना, वो चीज़ कोशिश करना है। हमें ये कोशिश नहीं करना है कि उस तरीके से जाए। अब कई लोग कह रहे हैं मोदी चीनी भाई भाई, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने भी पहले कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हम शुरुआत से भाई भाई मानते हैं। पड़ोसियों का हमारा संबंध रहा है और हम भारतीयों का वसुधैव कुटुंबकम की बात रही है कि हम लोग पूरी वसुंधरा को, पूरी पृथ्वी को, अब वसुंधरा मतलब वसुंधरा राज्य मत समझ लीजिएगा, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी होता है। हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं। तो इस तरीके से सभी लोग, कोई कह रहा है कि ये जुमला है, कोई कह रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पर मैंने पूरी सरकार को घेरा था। मैं कहता हूं कि पेट्रोल की जिन बातों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, आज वही बात से मुकर रही है। वो बातें उसके साथ में नहीं हो रही, जो बातें करनी चाहिए वो सब बातें नहीं हो पा रही हैं। पेट्रोल के दाम, आज रविवार थे क्योंकि आज लोग बाहर नहीं निकले, तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है, कल से हो सकता है फिर से बढ़ने लगे। तो कोरोना से बचने के लिए भी ले लिया 76,000 रुपये का कर्ज, ये किसी हमारे यूजर ने कमेंट किया है।
कोई करा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, मतलब कुछ दिनों के बाद पेट्रोल पर लिखा मिलेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। तो ये सब चीजें हैं, 100 के आंकड़ा छू सकता है जिस तरीके की रफ्तार चल रही है पेट्रोल की कीमतों में। और जिस तरीके से चाइना के शी जिनपिंग आए थे चेन्नई में, जो उनका अपना संबंध दिखाया था, और मोदी जी ने जिस तरीके से महाबलमपुरम को घुमाया था, तो उनकी दोस्ती को लेकर भी कई लोगों ने सवाल तो किया ही था, और सवाल उठना भी चाहिए था, सवाल होते भी रहना चाहिए था। तो ये चीजें अगर नहीं होंगी तो थोड़ा सा इसमें भी मजा नहीं आएगा। सवाल कीजिए, लेकिन आज समय में क्या है, हम सवाल तो कर रहे हैं लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार को जवाब देने में जैसे ऐसे लग रहा है मतलब हमने अगर जवाब दे दिया तो ये तो बड़ा पत्रकार हो जाएगा, इसको जवाब कैसे दे दूं। रवीश कुमार को आपने आज तक की भी एक इंटरव्यू नहीं दिया। आप किसी भी ऐसे एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देते हैं जो आपसे कड़े सवाल पूछेगा। आप इंटरव्यू देते हैं उन्हें जो आपके बातों के बात से सुन ले और आपकी बात को आपका जवाब दे दे, क्योंकि इस तरह क्योंकि शायद इन्होंने नायक पिक्चर कई बार देख ली है। इनको पता है कि अगर ऐसे किसी को इंटरव्यू दे देंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे जिसका जवाब देते रह बने और स्क्रीन से हट भी नहीं सकते, लाइव होगा। एक भी इंटरव्यू इनका लाइव नहीं होता है। पहली बात तो ये सारे इंटरव्यू रिकॉर्डेड होते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं भाई इंटरव्यू? आप इंटरव्यू लाइव कीजिए ना, और लाइव सवाल पूछा जाएगा, लाइव लोगों के सामने सवाल पूछा जाएगा, तो आप जवाब दीजिए। आप कह देते मैं चीन पर विवाद पे नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया चीन का विवाद पे आज मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूं, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, उस पर बात कीजिए। हम इंटरव्यू बात करेंगे। आज हमारा मुद्दा है कोविड-19, आज हम कोविड-19 बात करेंगे। मतलब अब इंटरव्यू के मुद्दे होते हैं भाई, इंटरव्यू एक टॉपिक तय कर ली जाती है, हम उसी बात करेंगे, बाकी किसी मुद्दे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, ये चर्चा है। मतलब स्मिता जी के सामने बैठ करके गृह मंत्री चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे लोगों से दिल्ली को कि दिल्ली भाई डरो मत, मैंने बता दिया है, हमने अस्पताल बनवा दिए, हमने होम क्वारंटीन खत्म करके आपको अस्पताल में क्वारंटीन करेंगे, आपके सारे इलाज अच्छे होंगे, ये सब चीज़ें बता दी हैं। तो इस सब तरीके का माहौल, इस सब तरीकों को लेकर के जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको समझिए। मुकुंद बी कौशल कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत मोदी किया कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कितने प्रभावित लोगों का मदद किया, किस तरीके से क्या क्या, इससे जुड़ा कोई डाटा सरकार की तरफ से क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इस सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर लाठियां भाज दी जाएंगी, आपको जेल डाल दिया जाएगा, आपको देश के हित में ना बात करने के लिए आपको सजा दी जाएगी, आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके चैनल को स्क्रीन को अंधेरा कर दिया जाएगा, 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये होगा। राजमा गुप्ता जी कह रहे चाइना के जो प्रोडक्ट अमीर यूज करते हैं पहले उस पर रोक लगाने की जरूरत है, किसी प्रोडक्ट पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप उसका विकल्प बना लीजिए, खत्म हो जाएगा। इस तरीके से होगा। मैं तो कह रहा हूँ आप प्रोडक्ट अपने उसका ऑप्शन निकालिए। मैं रेडमी का फोन, जियोमी का फोन नहीं खरीदूंगा, आप 8,000 रुपये मुझे उसी कॉन्फ़िगरेशन में भारत का फोन दे दीजिए, मेक इन इंडिया दे दीजिए। आप कह रहे नहीं ताइवान खरीद लो, आप कह रहे साउथ कोरिया खरीद लो, आप कह रहे हैं कि साउथ कोरिया खरीद लो। ये सब चीज़ें क्या है, ये नहीं कहिए ना, ये विकल्प नहीं है ना। विकल्प तो आप भारत का बनाइए ना, हम क्यों नहीं बना पा रहे? हम 70 साल से ज़्यादा आज़ाद हुए हो गए, हम क्यों नहीं वैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी कर पा रहे हैं? आप क्यों कहते नहीं है? आपकी भी सरकार में कंपनियां बंद हो रही हैं, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते जा रहे हैं कि फलां की सरकार ने ऐसी रणनीति अपनाई कि कंपनियां बंद हो गई। आपकी सरकार में क्या रणनीति रही, क्या रणनीति रही कि आपकी सब कंपनियां बंद हो रही हैं? उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। विनोद कुमार जी कह रहे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहिष्कार करें। बिल्कुल करें, इंडिया में बन रही है, उसके डिलीवर हैं, उसके ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन है। आप उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छी मिलेंगी, तो आप चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जिनके पास बजट की समस्या नहीं है वो शायद चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने से बचते भी हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बजट की वजह से, क्योंकि वो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में जैसे कि चाइना आपको स्मार्ट टीवी 10 से 12 हज़ार में दे देती है, लेकिन कोई भी अनदर देश की कंपनी जो भी है, चाहे इंडियन कंपनी है, वो आपको वही स्मार्ट टीवी आपको 40,000 से कम में नहीं दे पाएगी। यहाँ पे थोड़ी बजट की भी समस्या आती है, उसको भी समझना चाहिए। विनोद कुमार जी कहें चाइनीज टॉय का बहिष्कार करें। चाइनीज खिलौने का आप बहिष्कार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जितने कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे देते हैं, वो चीज़ें अभी भारतीय मार्केट में या कोई भी देश बनाने में सक्षम नहीं है। तो थोड़ा सा उसको भी लेकर के बचाव करने का, उसमें जो मुश्किल होगी उसमें मुसीबतें आ सकती हैं। तो ये सारे सवाल, ये सारे जवाब, ये सारे चीज़ें बातें इसलिए मैं लगातार आप लोगों से कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बहिष्कार की बातें चल रही है, राग अलापी जा रही है, उसको थोड़ा सा मैं इसलिए समझाना चाह रहा था। मेरा मुद्दा आज का खैर ये था कि इंटरव्यू में भी टॉपिक नहीं, तो जैसे अमित शाह और सरकार अपने मुद्दे से भटक गई है, तो थोड़ा सा हमारा ये आज का सीधी बात भी थोड़ा मुद्दे से भटका, लेकिन सही ट्रैक पे चल रहा है। इस ट्रैक पे बात होनी चाहिए, इस ट्रैक पे आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं आया हूँ।
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अमित शाह की तरह इंटरव्यू तैयार करके नहीं आता हूँ, इंटरव्यू रट कर नहीं आता हूँ कि आप पूछेंगे तो मैं कहूँ नहीं इस पर तो जवाब नहीं दिया जा सकता, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आज का हमारा विषय यही है कि इंटरव्यू कैसे दिया अमित शाह ने। हमसे आप सवाल पूछिए, हमसे आप राय मांगिए, हम आपसे राय मांगेंगे, आप जिस विषय पर बात करना चाहेंगे हम उस विषय पे आपसे सही बात करेंगे, जो हमें जानकारी उतनी ही बात करेंगे। हम ऐसे नजर करके हम डाटा नहीं देखने जाएंगे। तो डाटा देखना और इस तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन आंसर का जवाब देना पेपर नहीं चल रहा है, बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, देश चलाना है आपको, देश को आर्थिक मोर्चे में मजबूत करना है, चाइना को कड़ा जवाब देना है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं कि भैया आओ पहले बातचीत करेंगे, देश में आग होलियां जलाई जा रही है। अरे भाई किस प्रोडक्ट का होली जला रहे हो भाई, चाइना के देश में जाकर प्रोडक्ट जला रहे हो क्या? आप जो प्रोडक्ट जला रहे हो तो इंडिया में खरीद चुके हैं, उसकी परचेजिंग रेट दे चुकी है, उसका कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद में चाइना में आ गया, आपने उसको पैसा देकर खरीद लिया है, अब आप उसको जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं भाई? अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने खून पसीने कमाई को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसको समझिए, इस तरीके का माहौल मत बनाइए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे और बहुत चीज़ें समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन काफ़ी लंबा खिंच गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरा कोशिश ये था कि मैं आपसे 15-20 मिनट बात करूं, लेकिन आप लोग के इंटरेक्शन, आप लोगों के कमेंट और लगातार जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, हमें उम्मीद इस बात की कि जल्द ही हमारी आवाज़ सरकारों तक पहुंच भी रही है और कुछ सरकारों की तरफ से हमें कमेंट भी आ रहा है और कई लोग हमें बहुत बुरी चीज़ें भी कहना शुरू कर चुके हैं, कई लोग हमें धमका भी रहे हैं। इस तरीके की बात कही जा रही है कि सरकार विरोधी आप बोलते हैं, सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है? तो मेरा कहना है मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जब झाड़ू उठाता है तो लोग भी झाड़ू उठाकर स्वच्छता करते हैं। आज देश में स्वच्छता की गति बढ़ी है, देश में हर व्यक्ति आसपास में स्वच्छता रखता है, कूड़ा फेंकना ये सब चीज़ों पर रोक लगी है। आज जगह जगह कूड़े का जमाव कम ही नजर आता है, जहाँ बहुत ज़्यादा दिखते तो वहाँ कम हो गए हैं। तो मैं उसकी तारीफ करूँगा, मैं उसको कहूँगा कि हाँ मोदी जी ने अच्छा किया। उज्ज्वला गैस योजना की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने उन महिलाओं तक की गैस पहुँचा दिया जिन महिलाओं के पास में चूल्हे से फूकते फूकते उनको बिना उसके धुएं आते थे, ना उनके पास भी कोई स्मोकर होता था, लेकिन फिर भी उनको उतना नुकसान करता था, कार्बन मोनोऑक्साइड उनके अंदर जाया करती थी, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। तो जो अच्छी योजनाएं की है, जो अच्छी चीज़ें हुई है, मैं उस पर बिल्कुल तारीफ करूँगा। मैं आपको किसी ऐसी यूट्यूबर या ऐसे यूट्यूबर ब्लॉगर की तरफ से बात नहीं करूँगा कि जो आपको केवल बुरी बुरी चीज़ें बताएंगे। मैं ऐसे किसी पत्रकार की नहीं बात करूँगा जो केवल तारीफ बताए, जो आपको सिर्फ बुराई बताए। मैं जो चीज़ें अच्छी होंगी मैं उसको आपको बताऊँगा, मैं जो चीज़ें बुरी होंगी उस पर बात करूँगा। जिसको भी जो भी कहना है मुझे कह सकता है, किसी को अच्छा लगे तो तारीफ कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए, लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो हमें गाली भी दे सकते हैं, आप हमें बुरा भला भी कह सकते हैं। इससे हमारी सेहत पे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ता है तो बिल्कुल अगर आपको उससे संतुष्टि मिलती है तो आप हमें इस बात में गाली दे सकते हैं कि तुम सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो, तुम राष्ट्रद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। तो मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे प्रमाण पत्र कौन देगा, जो भी प्रमाण पत्र देना चाहता है दे दे। वैसे मैं सच्चा देशभक्त हूँ और मैं भारत के लिए ही सब कुछ करता हूँ, और मैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दिमागी तौर पर सोचने की जरूरत मानता हूँ, ना कि भावनाओं से। भावनाओं से रिश्तों पर आप जीत सकते हैं, लेकिन युद्ध आपको दिमाग से जीतना पड़ेगा। अपने रिश्तों में भावनाएं लाइए, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी अगर युद्ध लड़ने जाते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भावनाओं में जाएंगे तो वहाँ नुकसान होगा, वहाँ बहुत चीज़ें आपके साथ में आपके हित में नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर किसी विषय पर चाहते हैं हम बात करें, बेबाक बात करें, जो बात करना आपको सुनना को नहीं मिलती है उस पर ही बात करें, तो आप हमें कमेंट बताइए, हम उस पर चर्चा करेंगे। कई जगहों पर हमारा ये लाइव शेयर भी होता है, कई लोग सारे लोग अलग अलग जगहों पर देख रहे होंगे, तो उसमें हमें दरख्वास्त ये है कि आप लोग उसमें खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर जा करके वहाँ के लाइव पर अपना कमेंट कर देंगे, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा और आपके सजेशन को भी सुन करके उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, उसको मानने की शुरुआत करूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, उस पर करेंगे। किसी खास मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं चर्चा करना तो वो भी चर्चा भी हम करेंगे, और जल्द ही खबर एक्सक्लूसिव अब आपके आसपास भी पहुंचेगा, और कुछ खास लोगों के साथ में इंटरव्यू भी करेंगे हम। और वो इंटरव्यू लिखा हुआ नहीं होगा, वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड नहीं होगा, उस इंटरव्यू में सीधा सवाल होगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। जो नेता इस बात के लिए तैयार हो वो मुझसे संपर्क करे, मैं उस पर बात करूंगा। और मैं ऐसे यूट्यूबर और ब्लॉगर ध्रुव राठी और जैसे तमाम लोग भी हैं जो आपको सिर्फ एक तरफा और सरकार के खिलाफ बातें भड़काने की कोशिश करते हैं,
मैं वैसे भी कोई प्रोपेगेंडा या एजेंडा चलाने की कोशिश नहीं करता। मेरा उद्देश्य केवल सच आप तक पहुंचाना है। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो वो भी आपको जानना चाहिए, विपक्ष अच्छा कर रहा है तो वो भी जानना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस बात पे मैं दोनों को, सभी को बुरा कहूंगा। चाहे जो अच्छा करेगा तो मैं अच्छा कहूंगा, बुरा करेगा तो मैं बुरा कहूंगा। तो आज का लाइव सेशन आपको जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और रोजाना रात 8 बजे मेरे साथ जुड़िएगा एक अहम मुद्दे के साथ में, क्योंकि यहाँ पर ना करेंगे हम जात की, ना पात की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की। यहाँ पर होगी मुद्दे की बात, सच बात होगी, सीधी बात होगी, सौरभ के साथ यानी मेरे साथ, खबर एक्सक्लूसिव के फेसबुक पेज पर। कल रात 8 बजे मेरे साथ फिर जुड़िए। तब तक के लिए खुद को कोरोना से बचा के रखिए, सरकार के भरोसे मत रहिए, और चीन को आर्थिक चुनौती पर कमजोर रखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, भावनाओं में मत बहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे और उसको पालन भी करेंगे। आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं। आप लोग अपने आसपास स्वच्छता रखिए, साफ सफाई बनाए रखिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।